सुरभि एक बहुत ही चुलबुली लड़की थी। वो हर किसी की बातों पर बहुत जल्दी विश्वास करती थी। ऐसे ही एक दिन जानकी की पड़ोसन शीला आती है और जानकी के साथ बातें करने लगती है। तभी सुरभि चाय लेकर आती है। माँ जी, आंटी जी, मैं आप दोनों के लिए चाय लेकर आई हूँ। आपको कुछ खाना है तो बता दीजिए, मैं आपके लिए खास वही बना देती हूँ। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है। अब यही मेरी बहू होती ना तो 56 भोग ला कर दे देती, और एक तू है कि पूछ रही है। अरे तो क्या हुआ, इतनी सी बात के लिए तू मेरी बहू को ताना क्यों दे रही है? मेरी बहू तो तेरी पसंद का ही बनाने के लिए पूछ रही है ना। मैं ताने कहाँ दे रही हूँ, वो तो तेरी ही बहू है जो सुनने के काम कर रही है। इससे अच्छे तो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें बस एक बार बताना होता है और वो समझ जाते हैं। लेकिन तेरी बहू को तो आए इतना समय हो गया, पर फिर भी वो मुझसे पूछ रही है। आंटी जी, मैं ना आगे से ध्यान रखूंगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सुरभि इतना बोलकर रसोई में चली जाती है। सुरभि को शीला की बात काफ़ी बुरी लगती है। वो रोने लगती है। काफ़ी देर तक जब सुरभि बाहर नहीं आती तो जानकी रसोई में अपनी बहू को देखने जाती है और वो देखती है कि सुरभि रो रही है। अरे बहू, क्या हुआ, रो क्यों रही है तू? तू तो यहाँ चाय नाश्ता बनाने आई थी ना, फिर रोने क्यों लग गई है? ना बेटा ना, बहू चुप हो जा पहले। माँ जी, मैंने गलती की ना, तभी तो शीला आंटी मुझे इतना सुना रही थी। अरे बहू, इसमें तेरी क्या गलती है? तू क्यों रो रही है? तूने थोड़ी ना कुछ किया है, तू तो बस शीला से पूछ रही थी। मैं जानती हूँ माँ जी कि इसमें मेरी ही गलती है। आप बस मेरा दिल रखने के लिए ऐसा बोल रही हो। मैंने गलती की है तो मुझे बोला है, और मेरी ही गलती की वजह से आपको भी शर्मसार होना पड़ा। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। बहू, अगर तुझे अपनी गलती लग भी रही है ना तो कोई बात नहीं, सबसे गलती होती है। अरे तू इतनी सी बात को दिल पर क्यों लगा कर बैठ रही है? माँ जी। बहू, तू ना बहुत ही बेवकूफ़ है। हर छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेती है। अभी तो तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। तू लोगों की बातों में मत आ, वरना लोग तुझे ऐसे ही बेवकूफ़ बनाएंगे। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ माँ जी? अगर हर छोटी सी बात मेरे दिल पर लग जाती है तो। अरे बहू, तू पहले चुप हो जा। ना बेटा ना, रो मत, चुप हो जा और जल्दी से ना बाहर नाश्ता लेकर आ जा, ठीक है? जानकी अपनी बहू को समझा तो देती है। सुरभि भी अपनी सास की बातों को समझ जाती है, पर फिर भी वो खुद को बदल नहीं पाती। अब समय यूं ही गुजरता है और कुछ दिनों के बाद जानकी की देवरानी भावना गांव से आती है। कैसी हो दीदी? सब ठीक है। क्या दीदी, हम इतने दिनों बाद आए हैं और तुम हमसे सिर्फ बात ही करती जा रही हो। आराम करने के लिए नहीं कहोगी क्या? हाँ हाँ, तुम आराम कर लो, मैं तब तक तुम्हारे लिए खाने को कुछ बनवा देती हूँ। इस तरह से भावना कमरे में आराम करने चली जाती है। असल में भावना एक बहुत ही चालाक किस्म की औरत थी जो अपनी बातों को बड़ी आसानी से मनवा लिया करती थी। ऐसे ही एक दिन भावना सुरभि के पास जाती है और कहती है, सुरभि बहू, तू तो बहुत ही अच्छी है। हाय देखो तो कितनी प्यारी है। मानना पड़ेगा बहू, अकेले तूने इस घर को बहुत ही अच्छे से संभाल रखा है। चाची जी, वो तो बस माँ जी का आशीर्वाद है। आपको पता है, मुझसे कभी कोई भी गलती हो जाती है ना तो भी माँ जी मुझसे कुछ नहीं बोलती। हाँ वो बात तो है। काश ऐसी मेरी भी बहू होती तो कितना अच्छा होता ना। क्यों चाची जी, ऐसे क्यों बोल रही हो? आपकी बहू भी तो आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखती होगी ना, आपको कोई परेशानी थोड़ी ना होने देती होगी। अरे कहाँ बहू, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बहू तो मेरी एक नहीं सुनती, बल्कि मुझसे ही घर का सारा काम करवाती है। मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ अपनी बहू से। काश कि मेरी किस्मत दीदी की तरह होती और तुम मेरी बहू होती। चाची जी, अगर ऐसा है तो आप अपने बेटों को बोल दो, वो उनको समझा देंगे। मैं तो अपने बेटे से बात तक करने में 10 बार सोचती हूँ, वो तो मेरी सुनता भी नहीं, बस अपनी बीवी के पल्लू से ही बंधा रहता है। ये तो बहुत ही गलत हो रहा है आपके साथ। अगर आप कहो तो मैं बात करूँ? ना 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 बहू, अगर गलती से भी तूने कुछ बोल दिया ना मेरी बहू को तो मुझे घर से ही बाहर निकाल देगी। बहुत तेज़ है वो, मुझे खाने पीने पर भी टोकती रहती है, यहाँ तक कि मेरे पास एक ढंग की कोई साड़ी भी नहीं है। मुझे नहीं पता था आप इतनी परेशान हो चाची जी। अच्छा, अगर मैं आपके किसी भी काम आऊँ ना
तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। बहू, मेरी तो अब कोई भी मदद नहीं कर सकता। मेरे पास तो पैसे तक नहीं रहते। किसी से ले लूँ तो उसको वापस भी नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं होते। अरे, आपको पैसे चाहिए? बताइए चाची जी, आपको कितने पैसे चाहिए? अरे भले ही आपकी बहू या आपके बेटे आपके साथ ना हो, पर आपकी सुरभि बहू आपके साथ है। अरे नहीं नहीं बहू, अब मैं तुझसे थोड़ी ना मदद ले सकती हूँ। तू तो मेरी बहू है, और अगर तेरी सास को पता चला कि तूने मेरी मदद की है तो खामखा तुझे ही सुनना पड़ेगा बेटा। चाची जी, भले ही मैं आपकी सगी बहू नहीं हूँ, पर मैं आपको अपनी सास की तरह ही मानती हूँ। इसलिए बताइए कितने पैसे चाहिए, मैं माँ जी को कुछ पता नहीं चलने दूँगी। ठीक है बहू, अगर तू इतना बोल रही है तो मैं बता दूँ कि मुझे 5,000 रुपये चाहिए। बस इतनी सी बात। रुकिए, मैं अभी आपको पैसे देती हूँ। इतना बोलकर सुरभि अलमारी से पैसे निकालकर भावना को दे देती है, और ये सब सुरभि की सास जानकी देख लेती है। मेरी बेवकूफ़ बहू को अगर सब ऐसे ही उल्लू बनाते रहेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा। ऐसे तो मेरी बेवकूफ़ बहू को सब लूट लेंगे। जानकी को अब अपनी बेवकूफ़ बहू को ये समझाना था कि हर जगह बेवकूफ़ बनना सही नहीं होता। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जानकी, भावना और सुरभि एक साथ होती हैं। तब जानकी कहती है, भावना, तेरी बहू तो सच में बड़ी अच्छी है। उस दिन तेरे जन्मदिन पर उसने कितनी अच्छी पार्टी रखी थी तेरे लिए। सच में तुम दोनों को देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि तुम दोनों सास बहू हो। ऐसा लग रहा था कि माँ बेटी हो। अरे दीदी, ये क्या बोल रही हो? मेरी बहू और मेरे लिए पार्टी रखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बड़ी ही आसान फरामोश है रे तू। तेरी बहू ने एक तो तेरे लिए इतना अच्छा सोचा, और तू याद भी नहीं रख रही। रुक, तेरी बहू को बुलाती हूँ, वही तुझे याद दिलाएगी। मेरी बहू को क्यों बुलाना है? उसे घर पर ही रहने दो। अरे हुई होगी कभी पार्टी जब वो नई बहू बनकर आई होगी, लेकिन अब ना वो पूरी बदल गई है दीदी। बड़ी झूठी है रे तू। पहले थोड़ी ना की थी पार्टी। पार्टी तो अभी तेरे यहाँ आने से कुछ दिन पहले की थी। मुझे भी बुलाया था उसने, पर मैं आ नहीं पाई थी। क्या पार्टी? लेकिन चाची जी, आप तो बोल रही थी कि आपकी बहू आपका ध्यान नहीं रखती। और वो बहू, मैं ये बोल रही थी कि बहू ये क्या बताएगी? इससे तो बस झूठ ही बोलना आता है। और उस दिन भी इसने तुझसे झूठ बोलकर ही पैसे ले लिए थे। मैंने देख लिया था उस दिन सब कुछ। क्या दीदी, आपको सब पता है? हाँ, मुझे सब पता है। और बहू, मैं भावना को क्या बोलूँ? वो तो है ही बड़ी चालाक, लेकिन तेरी बेवकूफ़ी का मैं क्या करूँ? माँ जी, आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि तू बहुत भोली है, और आज के ज़माने में भोले इंसान को बेवकूफ़ कहा जाता है, और लोग तेरी इसी मासूमियत का फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ माँ जी, आप सही बोल रही हो, मैं ही गलत थी। सुरभि को अपनी सास की बात समझ में आ जाती है कि मदद उसी की करनी चाहिए जो मदद के लायक हो, और इंसान का इतना भोला होना सही नहीं, क्योंकि आज के ज़माने में भोला इंसान ही बेवकूफ़ होता है। ज्योति, ए ज्योति, कहाँ है तू? इधर आ, मेरी साड़ी आयरन करके दे मुझे। आ रही हूँ मम्मी जी। ज्योति भागती हुई छत से आती है। मम्मी जी, इनका टिफ़िन देकर करती हूँ, आपके जाने से पहले करके दूंगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी करना बेटा। ज्योति का भागते भागते दिन बीत जाता है। रात को थक कर वो आनंद से कहती है, पूरा दिन अकेले भागते भागते मैं थक जाती हूँ। शरीर में एक ज़रा जान नहीं बचती। क्या ज़िंदगी भर मैं ही करती रहूँगी? ऐसा थोड़ी ना है, जब तुम जेठानी बनोगी तब तुम भी ठाट से रहना। जब बनूंगी तब ना, अभी तो मैं ही मर रही हूँ। प्रवीण और सूरज की उम्र हो गई है, दोनों में बस 1 साल का अंतर है। दोनों की शादी करवानी होगी अब। मैं तो सोच रहा हूँ एक ही साथ दोनों की शादी करवा दूँ, ताकि खर्चा भी कम लगे और शादी भी अच्छे से हो जाएगी। नहीं तो दोनों की शादी में तुम्हें ही काम करना होगा। शादी में तो मैं काम कर लूँगी, तुम लड़की देखना शुरू करो, कम से कम मेरा आधा काम तो कम हो। ठीक है, मैं मम्मी से बात करता हूँ कल। अगले दिन आनंद अनुपमा से बात करता है। मम्मी क्या कहती हो, अब दोनों की शादी कर दी जाए? ज़्यादा लेट करने से लड़की मिलना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, शादी तो दोनों की करनी है। मैं सोच रही थी कि दोनों भाई की शादी एक ही दिन कर दूँ,
एक बार में काम निपट जाएगा। अब इन हड्डियों में इतनी जान नहीं है। अरे मम्मी, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं कल ज्योति से यही कह रहा था। ठीक है, फिर दोनों के लिए लड़की देखना शुरू करते हैं। आनंद सूरज और प्रवीण के लिए लड़की देखना शुरू करता है। इधर ज्योति भी अपने जान पहचान में अपने देवरों के लिए लड़की देखने लगती है। दिन बीतने लगते हैं। ज्योति की बेस्ट फ्रेंड की बहन रिंकी उसे सूरज के लिए पसंद आ जाती है। वो रिंकी से कहती है, अच्छा होगा जो तू घर आ जाएगी। हम दोनों में तो पहले से इतनी अच्छी ट्यूनिंग है, और अच्छी हो जाएगी। क्या कहती हो सूरज, क्या कहते हो? अरे दीदी आप ना। ज्योति समझ जाती है कि रिंकी को सूरज पसंद आ गया है। आनंद रिंकी के घर वालों से बात करके सूरज और रिंकी का रिश्ता तय कर देता है। प्रवीण के लिए कोई लड़की मिले तब ना। प्रवीण के लिए तो मैं इतनी लड़की देख रहा हूँ, मुझे तो कोई समझ में ही नहीं आ रही मम्मी। अरे बेटा इतना टेंशन ना ले, प्रवीण से ही बात कर। उसे अगर कोई पसंद हो तो उससे ही उसकी शादी कर देंगे। इतना ढूंढने का झमेला तो नहीं रहेगा। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, कोई लड़की समझ में ही नहीं आ रही। रात को खाने के समय आनंद प्रवीण से कहता है, प्रवीण सूरज के लिए तो लड़की पसंद आ गई है, तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बता दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भैया मुझे श्वेता पसंद है, पिछले 5 साल से हम साथ में हैं। अरे ठीक है, तो फिर उसके घर वालों से हमारी बात करवा दो, हम रिश्ता पक्का कर देते हैं। अगले दिन प्रवीण श्वेता के घर वालों को अपने घर बुला लेता है। लड़के लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, अब देखना क्या है, हम रिश्ता पक्का कर देते हैं। शादी की डेट आप निकलवा लो, हम तैयारी शुरू करते हैं। आपका भाई तो शुरू से ही हमें पसंद था। चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ। प्रवीण, श्वेता, सूरज, रिंकी की शादी पक्की हो जाती है। इधर ज्योति अकेले शादी की तैयारी में लगी रहती है। ज्योति को इतना थका हुआ देखकर अनुपमा कहती है, बहू बस कुछ दिनों की बात है, फिर तेरा हाथ बटाने वालियाँ भी आ जाएंगी। तो घर की बड़ी है तो तुझे ये सारी जिम्मेदारियाँ निभानी होगी। ये ले पैसे रख, जहाँ लगेगे तो देख लेना, मुझसे ना बार बार पैसे नहीं निकलते। हाँ मम्मी जी वो तो है। चारों की शादी बहुत अच्छे से धूमधाम से हो जाती है। शादी का पहला दिन अनुपमा रिंकी और श्वेता से कुछ नहीं कहती। ज्योति आज तेरी छुट्टी है, आज तेरी दोनों देवरानी खाना बनाएगी। हाँ मम्मी जी, वैसे भी इन दोनों को तो सहूलियत है। मैं जब आई थी तो मैंने अकेले ही सब कुछ किया था, यहाँ तो ये 2 है, फिर तो आराम से कर लेंगी ये। पहले तो मेरी 1 बहू थी, अब 3 है। बहू बोलूँगी तो कैसे ही किसी को पता चलेगा कि मैं किसे बुला रही हूँ। अरे मम्मी इतनी सी बात है, बड़ी बहू और छोटी बहू। अरे पागल, बड़ी बहू से ज्योति और छोटी बहू से रिंकी, फिर श्वेता बहू को क्या कहूँगी? बिचौली बहू। बिचौली बहू, हाँ ये सही रहेगा। ऐसे तो मुझे तुम तीनों के नाम नहीं याद रहेंगे। पता है मम्मी जी, मेरे घर में तो मेरी मम्मी बीच वाली कढ़ाई को भी बिचौली कढ़ाई कहती थी। बड़ी कढ़ाई, छोटी कढ़ाई और बिचौली कढ़ाई। ठीक है, छोटी और बिचौली, तुम दोनों नाश्ता चढ़ा दो। आज मैं भी आराम से सबके साथ बैठकर खाने का मजा लेती हूँ। जी भाभी। श्वेता और रिंकी रसोई में जाते हैं। रिंकी श्वेता से कहती है, बिचौली भाभी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, आप आटा लगा दो। ठीक है, तो फिर मैं खीर बना लेती हूँ। बिचौली और छोटी मिलकर नाश्ता बना लेती है और सबको परोसती है। मम्मी जी खाना कैसा बना है? बहुत ही टेस्टी है, ऐसे भी तुम्हारे हाथ की खीर की तो बात ही क्या है। देवर जी आप तारीफ तो करेंगी, हमें चक्कर तो देखने दीजिए। खीर में चीनी कम है बिचौली बहू, हमारे यहाँ ना सब मीठा पूरा खाते हैं, और खीर तो कम मीठी किसी को पसंद ही नहीं आती। पूड़ियाँ अच्छी हैं और सब्जी भी अच्छी है। मम्मी जी वो मैंने बनाया है। मुझे तो पहले से ही पता है कि रिंकी हर काम में तेज़ है। श्वेता का मुंह लटक जाता है और उसकी आंखें भर आती है। पहले दिन उसे इतना सुनने को मिला और उससे छोटी उसकी देवरानी की तारीफ हो रही है। श्वेता बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। बाद में प्रवीण कमरे में जाकर श्वेता से कहता है, क्या हुआ बिचौली, इतना मन खट्टा मत करो, मुझे तो खीर बहुत पसंद आई है। चलो हम बाहर चलेंगे मूवी देखने। नहीं आज नहीं, आज मेरा पहला दिन है। आज ही मैं चली जाऊंगी तो सब क्या सोचेंगे? फिर दोपहर और रात का खाना भी तो बनाना है। ठीक है, तो मैं दुकान चलता हूँ। तीनों भाई दुकान चले जाते हैं। इधर अनुपमा तीनों बहुओं से कहती हैं, बहुओं मैं तीनों को काम बांट देती हूँ। हाँ मम्मी जी ये ठीक रहेगा। देखो बड़ी बहू तुम सुबह का नाश्ता बनाओगी, छोटी बहू तुम रात का, दोपहर का खाना बिचौली बनाएगी, बाजार के सारे सामान छोटी बहू लेकर आएगी, और सारे कपड़े आयरन करने की जिम्मेदारी बड़ी बहू की, और बाकी एक्स्ट्रा जो होगा तुम तीनों मिलजुल कर लेना। हाँ मम्मी जी मुझे तो घर की काम करना अच्छा लगता है, बैठा रहना मुझे नहीं पसंद।
हाँ मम्मी जी, पूरा दिन कौन ही बैठ सकता है। बिचौली, तुम खाना बना लोगे ना दोपहर का? हाँ मम्मी जी। बिचौली के आते ही श्वेता और ज्योति उसे अकेला कर देती हैं और अपनी एक टीम बना लेती हैं। छोटी, देखा मम्मी जी ने बिचौली को कैसे छिटकाया है। हाँ भाभी, मैं तो देख ही रही थी। वैसे भी मुझे लगता है मम्मी जी उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती है। हाँ, हम दोनों को मम्मी जी पसंद करके लाई हैं और बिचौली प्रेम विवाह करके आई है। तभी तो मम्मी ने घर की जिम्मेदारी ज़्यादा हम पर दी है, उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। देकर भी करती क्या भाभी? बिचौली भाभी को काम आते भी कौन से हैं? वही तो बात है। ज्योति और रिंकी खुद को घर की मालकिन समझने लगती हैं। शाम को अनुपमा कहती है, चाय और पकौड़े तो बना दो कोई। जी मम्मी जी, अभी बनाती हूँ। इतने में बिचौली वहाँ आती है। लाओ छोटी, मैं पकौड़े बना देती हूँ, तुम चाय बना लो। सुबह से तुम भी तो लगी हो। छोटी बहू बिचौली को झिड़क कर कहती है, आप रहने दो भाभी, मम्मी जी मेरे हाथ का खाना चाहती हैं। आप वैसे भी दोपहर का खाना बना दो, वही बात है। बड़ी भाभी ने मुझे बताया था कि मम्मी जी शाम को जल्दी कुछ खाती नहीं, लेकिन आज पकोड़े मांग रही हैं। दोपहर में आपके हाथ के दाल चावल जो खाए थे बेचारी ने। बिचौली वहाँ से चली जाती है। वो मन ही मन सोचती है, कैसी किस्मत है मेरी, मुझे ससुराल में कोई पसंद ही नहीं करता। अगले दिन सुबह नाश्ते के समय आनंद कहता है, मम्मी आज दोपहर को तुम अपनी तीनों बहुओं को लेकर गुप्ता जी के यहाँ कीर्तन में चले जाना और वहीं खा पी कर आ जाना। दोपहर का खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। बिचौली ऐसे ही कौन सा खाना बनाती है? दोपहर का टिफ़िन तो मैं पैक करके देती हूँ और हम तीनों नाश्ता लेट से करते हैं तो दोपहर को खाते ही नहीं। एक मम्मी जी बची, उनके लिए खाना बनाना होता है, तो एक आदमी का खाना कौन सा भारी है? आज तो वो भी नहीं करना होगा। तो मैं कोई और काम कर लूँगी, रात का खाना मैं बना दूँगी। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मैं बनाऊँगी। सूरज जैसा तैसा खाना नहीं खाते। बिचौली कमरे में जाकर बहुत रोती है। प्रवीण, इस घर की छोटी बहू तक मेरी इज्जत नहीं करती। अरे तुम इतना क्यों सोच रही हो, मैं हूं ना। मम्मी जी मुझे पसंद नहीं करती हैं। अरे तुम मत जाना इन लोगों के साथ, हम चलेंगे एक साथ मूवी देखने। प्रवीण श्वेता के आंसू पोंछता है और उसे गले लगा लेता है। इधर ज्योति रिंकी से कहती है, छोटी, मैं तो बिचौली के साथ नहीं जाने वाली। तो मैं कौन सा जाऊँगी भाभी? एक काम करते, मम्मी को कह देते हैं बिचौली जाएगी तो हम नहीं जाएंगे। दोनों बड़ी और छोटी बहू जाकर अनुपमा से कहती हैं, मम्मी जी मैं और रिंकी नहीं जाएंगे, अगर बिचौली भी जाएगी आपके साथ। तुम दोनों नहीं जाओगे तो मैं क्या करूँगी जाकर? तभी बिचौली वहाँ आकर कहती है, मैं नहीं आऊँगी भाभी, आप दोनों चले जाओ। वैसे भी ज़्यादा आवाज़ से मेरे सिर में दर्द होने लगता है। हाँ भाई, आपको कहाँ पूजा पाठ पसंद आएगा? तीनों तैयार होकर कीर्तन में चली जाती हैं और यहाँ श्वेता प्रवीण मूवी चले जाते हैं। मूवी से आकर श्वेता आराम से अपने कमरे में रिलैक्स करती है। वहीं ज्योति और रिंकी कीर्तन से आकर काम में लग जाती हैं। थक कर चूर हो गई हूँ, लेकिन कपड़े आयरन करना ज़रूरी है, नहीं तो कल क्या पहनेंगे ये लोग। हाँ भाभी, मैं जा रही हूँ खाना बनाने, नहीं तो आते ही ये लोग भूख भूख करने लगेंगे। रात को जब तीनों भाई घर आते हैं, आते ही अपनी अपनी पत्नियों को देखते हैं। रिंकी और ज्योति की हालत एकदम पस्त रहती है और श्वेता का चेहरा खिला खिला सा। आनंद और सूरज अपनी अपनी पत्नियों से बात तक नहीं करते और फ्रेश होने चले जाते हैं। वहीं प्रवीण श्वेता से कहता है, श्वेता क्या बात है, आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। एक कप चाय पिलाओ, तब जाकर मैं फ्रेश होने जाऊंगा। अभी बनाती हूँ। श्वेता चाय बनाकर प्रवीण को देती है और दोनों साथ चाय पीते हुए बात करते हैं। प्रवीण फिर फ्रेश होकर आता है और सब खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाते वक्त सूरज और आनंद चुप रहते हैं, लेकिन प्रवीण के चेहरे की खुशी का जवाब नहीं होता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। श्वेता अब हमेशा फ्रेश और सुंदर दिखती, वहीं ज्योति और रिंकी का काम कर करके हालत खराब रहती। पूरे दिन वो दोनों पसीने से भरी होती और उनके पति उन्हें देखना तक नहीं चाहते। एक रोज़ अनुपमा की बहन उसे 2 साड़ी भिजवाती है और फ़ोन करके कहती है, अनुपमा, ये तेरी दोनों बहुओं के लिए साड़ी है। एक बड़ी बहू और एक छोटी बहू शादी में नहीं आ पाई थी, तो सोचा कुछ भेज दूँ। ठीक है दीदी, मैं उन्हें दे दूँगी। अनुपमा बहुओं को आवाज़ देती है। तीनों बहुएं वहाँ आ जाती हैं। ये लो बड़ी बहू, तुम्हारे लिए साड़ी, और छोटी बहू तुम्हारे लिए साड़ी तुम्हारी मौसी सास ने भेजी है, शादी के वक्त आ नहीं पाई थी ना। ज्योति और रिंकी साड़ी लेकर श्वेता को दिखाने लगती हैं। तब अनुपमा को ध्यान आता है कि बिचौली को तो कुछ नहीं मिला। अरे रे बिचौली, तुम्हारे लिए तो साड़ी नहीं भेजी दीदी ने। कोई बात नहीं मम्मी जी।
ज्योति और रिंकी एक दूसरे को देखकर हंसने लगती है और आपस में गुसर पुसर करने लगती है। मौसी जी ने हमारे लिए सामान भेजा है, इस बिचौलिए के लिए नहीं। हाँ भाभी। अब घर में कोई भी रिलेटिव आता, कुछ भी सामान देता, तो अगर कहता कि बड़ी बहू को दे दो तो ज्योति को सामान मिल जाता, और अगर छोटी बहू को दे दो तो रिंकी को मिल जाता। बिचौली की तो कभी बारी ही नहीं आती, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती है। एक दिन अनुपमा की पड़ोसन उसके घर आती है। अनुपमा, 1 हफ्ते बाद मेरे बेटे की शादी है, तुम शादी में अपनी छोटी बहू को ज़रूर से लाना। ठीक है, मैं भी आऊँगी और उसे भी लेकर आऊँगी। 1 हफ्ते बाद अनुपमा रिंकी और ज्योति के साथ शादी में जाती है। ज्योति और रिंकी खुद को घर की मालकिन समझती हैं। इतने में ही पड़ोसन वहाँ आकर कहती है, भाभी छोटी बहू को लेकर नहीं आए, मुझे आपकी छोटी बहू बहुत अच्छी लगती है। अनुपमा रिंकी की ओर इशारा करती है। अरे ये छोटी बहू तो आई है। मैं इसकी नहीं, श्वेता की बात कर रही हूँ, उसे लाना चाहिए था। अच्छा, जाने से पहले ना उसके लिए खाना पैक करवा कर ले जाइएगा। ओ, मुझे समझ में नहीं आया। श्वेता को ना हम बिचौली बहू कहते हैं, तो मुझे लगा आप रिंकी की बात कर रही हैं। ये लिफाफा श्वेता को दे दीजिएगा। रिंकी और ज्योति दोनों का मुंह लटक जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो दोनों आई ही क्यों। अनुपमा शादी से लौटते वक्त बिचौली बहू के लिए खाना पैक करवा कर ले जाती है। घर जाकर श्वेता को खाना देती है। श्वेता वो खाना प्रवीण, आनंद और सूरज तीनों में बांट देती है। बिचौली बहू, मुझे तेरी यही बात सबसे ज़्यादा भाती है, तो अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचती है। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। ज्योति और रिंकी का चेहरा भी मुरझा जाता है। भाभी, हमें तो लग रहा था कि मम्मी जी हम दोनों को मानती हैं और बिचौली को नहीं, लेकिन ये तो उल्टा ही निकला। मम्मी जी तो बिचौली को पसंद करती है। मुझे तो उस पड़ोसन पर गुस्सा आ रहा है, कहीं हम दोनों अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो नहीं बन रहे। अगले दिन अनुपमा के घर एक पार्सल आता है। पोस्टमैन कहता है, बड़ी बहू जी का पार्सल है लगता है। हाँ, मेरा ही होगा, मुझे खुद याद नहीं रहता मैं कब क्या ऑर्डर कर लेती हूँ। अरे बहू, खोल के तो देख क्या है। हाँ मम्मी जी। ज्योति कुरियर खोलती है तो उसमें से श्वेता के नाम का गिफ्ट निकलता है। ये तो बिचौली का है, लेकिन इसमें तो बड़ी बहू लिखा था बाहर। अरे जिसने भेजा होगा उसे पता नहीं होगा। ये मेरी फ्रेंड ने भेजा है। तभी अनुपमा की बहन का फ़ोन आता है। बहुओं को साड़ी दे दी? हाँ दीदी, कब की दे दी? कैसी लगी उन्हें? लो आप खुद ही पूछ लो। बड़ी बहू, छोटी बहू, लो दीदी तुम दोनों से बात करना चाहती है। हाँ मौसी जी, मुझे तो साड़ी बहुत पसंद आई है, मैंने तो पहन भी ली। हाँ मौसी जी, मैंने भी पहन ली। लेकिन मैंने तो बड़ी बहू के लिए दिए थे, एक श्वेता और एक रिंकी। उन्हीं दोनों की तो शादी में मैं नहीं आ पाई थी, तुम्हारी शादी में तो आई थी मैं। अरे दीदी, मुझे लगा आपने ज्योति के लिए दी है। श्वेता तो बिचौली है ना। अरे भाई, दो की एक साथ शादी हुई तो बड़ी और छोटी तो रिंकी और श्वेता हुए ना। तू मेरी श्वेता से बात करवा। मौसी जी कोई बात नहीं, आप उतना बुरा मत फील करो। भाभी पहने या मैं, एक ही तो बात है। अरे नहीं नहीं श्वेता, अब मैं जब आऊँगी तो तेरे लिए साड़ी लेकर आऊँगी। तू है भी तीनों में सबसे सुंदर। क्या प्रवीण ढूंढ कर लाया है लड़की? थैंक यू मौसी जी। रिंकी और ज्योति अंदर ही अंदर फड़फड़ करने लगते हैं। वहीं ज्योति साड़ी लाकर बिचौली को दे देती है। बिचौली, ये लो तुम्हारी साड़ी, मुझे किसी का सामान नहीं चाहिए। भाभी ऐसा नहीं है, आप रखो निश्चिंत होकर। ज्योति वहीं साड़ी पटक कर चली जाती है। दिन बीतने लगते हैं। श्वेता जब देखो प्रवीण के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती रहती, वहीं ज्योति और रिंकी घर के कामों में ही उलझी रहती। एक रोज़ ज्योति रिंकी से कहती है, रिंकी, हम दोनों ना बेवकूफ़ बन रहे हैं। इतने दिनों से हमें लग रहा है कि सब हमें मालकिन समझते हैं और मम्मी जी हमें मानती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे तेज़ तो बिचौली निकली, उसे काम भी नहीं करना पड़ रहा है और वो सबकी नज़रों में अच्छी बनी है। मम्मी जी भी उसे ही अच्छा मानती है और हम दोनों दिन भर काम कर करके खुद को काम वाली बना लिया है। अब तो हमारे पति भी हमें नहीं देखना चाहते। हाँ भाभी, हमने बिचौली भाभी को नीचा दिखाने के चक्कर में खुद की ज़िंदगी खराब कर ली। तभी आनंद और सूरज वहाँ आकर कहते हैं, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। जैसी करनी वैसी बननी। क्यों भैया, तभी तो कहते हैं किसी को बिना मतलब के मत सताओ। ज्योति और रिंकी का मुंह बन जाता है और दोनों वहां से चली जाती हैं। माँ जी, समय देख रही हैं आप? दोपहर के 3 बज रहे हैं। 12 बजे से मैं किचन में खड़े होकर रोटियां बना रही हूँ। अरे मैं भी इंसान हूँ, कोई रोटी बनाने की मशीन थोड़ी ना हूँ। अब तू क्या चाह रही है? घर में सब लोग पेट पर पट्टी बांध ले, रोटी भी ना खाएं?
ये देख लो आजकल की बहुओं को, इनका बस चले तो ससुराल वालों का निवाला भी गिन ले। अरे पूरे दिन में और क्या काम रहता है तेरे पास? रोटी भी नहीं बनाकर खिला सकती खुशी खुशी। माँ जी, रोटी बनाने को सिर्फ रोटी मत कहिए। रोटी बनाना हमारे घर में कोई छोटा मोटा काम नहीं है। 60 रोटी बना चुकी हूं अभी तक, और अभी भी देवर जी एक और करके खाते ही चले जा रहे हैं। मैं साफ साफ बता रही हूँ माँ जी, कोई कुक रख लो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी सब छोड़ छाड़ के। अरे नहीं रहना मुझे ऐसे ससुराल में। बावर्ची बनाकर रख दिया है। पता कर लो पूरे मोहल्ले में है कोई ऐसी बहू जो दिन के 6 घंटे गैस के आगे खड़ी होकर सिर्फ रोटी ही बनाती हो। अगर बावर्ची घर में टिक जाते तो तुझे लेकर क्यों आते? तेरे नखरे इसीलिए तो सह रहे क्योंकि जितनी रोटी इस घर में लगती है उतनी कोई बावर्ची बना ही नहीं सकता। अरे बेटा तू तो नाराज हो गई। देख ऐसी छोटी छोटी बातों पर ना नाराज नहीं होते, और तुझे तो खुश होना चाहिए कि तू इतना बढ़िया खाना बनाती है कि परिवार में सब उंगलियां चाट चाट कर तेरे हाथ का खाना खाते हैं। अगर मेरे बेटे 20-20 रोटी खा रहे तो इसका मतलब कुछ तो कमाल है तेरे हाथों में। अरे माँ जी, बहुत हो गई आपकी मक्खनबाजी। अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। मुझे सब पता है ये चिकनी चुपड़ी बातें आप क्यों कर रही हैं। देखो साफ साफ सुन लो, अब मुझे मेरी मदद करने वाला कोई चाहिए। मैं अकेले इतना काम नहीं कर सकती। बड़ी बहू के जाने के बाद सास अपने पति से कहती है, सुनते हैं जी, बड़ी बहू ना अभी अभी बहुत बिगड़ कर गई है। कहती है कोई मदद करने वाला नहीं ला कर दिया तो घर छोड़कर चली जाएगी। देखो मैं पहले ही बता रही हूँ, अब इस बुढ़ापे में मेरे बस का नहीं है 60 रोटियाँ बनाना। बहुत खिला लिया मैंने जीवन भर आप लोगों को पका पका कर। अभी तुरंत बड़ी बहू की परेशानी हल करो या फिर भूखे रहना। देखो भाग्यवान, तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो जितना खाना हमारे घर में बनता है ना, कोई नौकर दूसरे दिन यहाँ दिखने वाला भी नहीं है। और आज तक क्या हमने नौकर रखने की कोशिश नहीं की है? जो एक दिन आता है वो दूसरे दिन लौट कर कभी वापस नहीं आता। अरे तो क्या करें? एक आइडिया है मेरे पास। ऐसा करते हैं, छोटे की शादी कर देते हैं। अरे भाई, एक से भले दो। अभी बहू अकेले बनाती है, फिर दोनों मिलकर बनाया करेंगे। और नौकरों की तरह बहू के घर छोड़कर भागने की भी कोई चिंता नहीं होती। ऊपर से सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी। बताओ कैसा आइडिया है? आइडिया तो अच्छा है आपका, लेकिन छोटे को कौन समझाए? वो तो शादी के नाम से ऐसे भागता है जैसे भूत देख लिया हो। हाँ, तो अगर शादी नहीं करेगा ना तो अपने हिस्से की 20 रोटियां कल से खुद ही बनाएगा। बेचारी बड़ी बहू आखिर कब तक अकेले पिसती रहेगी रसोई में? उसकी बात भी तो गलत नहीं है। दोनों सास ससुर मिलकर सलाह मशवरा करते हैं, और शाम के समय जब दोनों बेटे दुकान से वापस घर आते हैं तो ससुर उनको अपने पास बुलाते हैं। देखो भैरव, मैंने और तेरी माँ ने सोचा है कि अब समय आ गया है, तेरे भी हाथ पीले कर देने चाहिए। अरे बाबूजी, मैंने आपसे 10 बार कह दिया है मुझे शादी करनी नहीं है। बेटा, तेरे कहने से घर नहीं चला करता। इतना बड़ा परिवार है हमारा, और तूने तो बड़ी आसानी से ज़बान चला दी कि तुझे शादी नहीं करनी। लेकिन ये तो सोच, तू शादी नहीं करेगा तो ऐसे में तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेली बड़ी बहू पर आ जाएगी। वो बेचारी भी अकेले कब तक काम करती रहेगी? उसे भी तो कोई चाहिए ना, उसका दुख सुख बांटने वाला कोई हो। जो उसकी तबीयत ना ठीक हो, काम करने की इच्छा ना हो, तो उसका हाथ बटा सके। बाबूजी, सिर्फ घर के काम कराने के लिए आप मेरी शादी करवाना चाहते हो? अब तुझे जो समझना है समझ ले। मैंने 1-2 जगह बात चलाई है, जल्दी ही लड़की वाले तुझे देखने आएंगे। अरे अच्छा खासा हट्टा कट्टा नौजवान है, दिक्कत क्या है तुझे शादी करने में? एक से एक अच्छी लड़कियां मिल जाएगी तुझे। घर वालों के दबाव देने के कारण भैरव शादी के लिए तैयार हो जाता है, और मालिनी नाम की लड़की के साथ उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। जल्दी ही मालिनी शादी करके भैरव के परिवार का हिस्सा बन जाती है। शादी के बाद, भाभी सुबह के 10 बज गए हैं, नाश्ता कब बनेगा? मालिनी के मुंह से ऐसा सुनकर जेठानी कविता हंसने लगती है। क्या कहा तुमने? नाश्ता? अरे यहाँ कोई नाश्ता नहीं करता, यहाँ सीधा लंच बनेगा। क्या? कोई भी नाश्ता नहीं करता? फिर तो बड़े मज़े हैं आपकी। चलो इसी बहाने हमारा थोड़ा काम कम हो गया। काम की बात सुनकर जेठानी एक बार फिर से हंसने लगती है। इतनी खुशफहमियाँ पालने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं। बस ज़्यादा देर की बात नहीं है, आज रात तक सब समझ जाओगी। 12 बजे छोटी बहू अपनी सास से कहती है, माँ जी, सुबह से किसी ने कुछ खाया नहीं है, आप कहे तो अब खाना बना दे।
अरे नहीं बहू, अभी भूख कहाँ लग रही है। 2-2:30 से पहले कोई खाना नहीं खाने वाला। खाना खाने का मज़ा तो तभी आता है जब पेट में बिल्कुल से चूहे कूद रहे हो। छोटी बहू को अपने ससुराल की बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। बड़े अजीब लोग हैं, सुबह से भूखे बैठे हुए हैं सबके सब। मुझे तो भूख लग रही है। मैं तो कल से अपने लिए नाश्ता बना लिया करूँगी। मैं 2 बजे तक भूखी नहीं रह सकती। तभी उसकी जेठानी की आवाज़ सुनाई देती है, मालिनी आओ खाने की तैयारी कर लेते हैं। फिर सब लोग अचानक से आ जाएंगे ना तो हम लोग खाना कैसे सर्व कर पाएंगे। जेठानी और देवरानी मिलकर खाना बनाने लगती हैं। तो ऐसा कर ये आटा गूंद ले, तब तक मैं सब्जियां काटती हूँ। अरे भाभी, इतना आटा? घर में सिर्फ 6 लोग ही तो हैं। इतना आटा तो 60 लोग में लगेगा। आप पूरे महीने का आटा मुझसे एक बार में ही गुथवाने वाली हो क्या? ऐसा ही समझ लो। लेकिन चलो अभी फटाफट हाथ चलाओ और आटा गूंद लो। अभी से काम पर लगेंगे ना, फिर भी हमें खाना बनाते बनाते 3:30 बज जाएंगे। दोनों देवरानी जिठानी मिलकर खाना बना तो रहे थे, लेकिन देवरानी के मन में प्रश्नों की लाइन लगी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जिठानी 6 लोगों के छोटे से परिवार के लिए इतना बड़ा भगोना भर के सब्जी क्यों बना रही है। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं। भाभी, मैं 30 रोटी बना चुकी हूँ, लेकिन ये लोग तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे। अभी और कितनी रोटी बनेगी? तुम तो 30 रोटी में ही थक गई। भाई खाना तो अभी शुरू हुआ है। अभी तो सबने बस 5-5 रोटियां खाई हैं। इन्हें कम से कम 10 रोटी और लगेगी। है? ये कैसी बात कर रही हो आप? इंसान है कि दानव है? इतनी रोटियां कौन खाता है? तुम्हारे ससुराल वाले खाते हैं, और कौन खाता है। और जितनी जल्दी आदत डाल लोगी उतना ही अच्छा होगा। यहाँ पर ये रोज़ का है। अभी तक मैं 60-60 रोटियां अकेले बनाती थी, अब हम दोनों मिलकर बनाएंगे। तुम ना ज़्यादा घबराओ मत, 2-3 महीने में ही तुम्हें भी आदत हो जाएगी। और मैं कोई शादी से पहले किसी ढाबे पर काम थोड़ी ना करती थी। मैंने भी तो यहीं आकर बनाना सीखा है। और तुम सोचो, तुम्हारे पास तो मैं सब कुछ सिखाने के लिए पहले से यहाँ पर हूँ। मैंने तो सब कुछ अकेले अकेले सीखा है। भाभी, ये सब आपने शादी से पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तो अब सोच सोच कर घबराहट हो रही है। जिस तरह से ये लोग खा रहे हैं, उस हिसाब से तो मेरी आधी जिंदगी किचन में ही बीत जाएगी। देखो मालिनी, अगर मैं तुम्हें बता देती कि यहाँ पर सब लोग 1 नंबर के भुक्खड़ है, तो तुम क्या यहाँ शादी करके आती? और मैं क्या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगी? अब तुम खुद ही सोचो, तुम्हें तो 30 रोटी बनाने के नाम से ही चक्कर आने लगे, और मैं तो अकेले ही इतने सालों से काम करती आ रही हूँ। आखिर मुझे भी तो कोई चाहिए था ना जो इन कामों में मेरा हाथ बटा सके। हाँ भाभी, ये बहुत अच्छा है। आपको मदद के लिए कोई चाहिए था, इसलिए आपने मेरी बलि चढ़ा दी। भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। ये आपने अच्छा नहीं किया। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं, लेकिन मालिनी को अभी तक इतना सारा खाना बनाने की आदत नहीं हुई थी। एक दिन, भाभी, आप मुझे एक बात बताओ। मैं मानती हूँ कि आप अकेले इतना सारा काम कर करके परेशान हो चुकी थी, लेकिन अपने देवर की शादी कर देना इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। अरे, आपको सोल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए था। क्या सोल्यूशन निकालती मैं इस प्रॉब्लम का? सबको पेट पर पट्टी बांधकर सोने का हुक्म दे देती। क्या कर सकते हैं जब इन लोगों की भूख ही इतनी है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाभी, इन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अरे, इंसानों की तरह खाना खाना आता ही नहीं है इस घर में किसी को। पहली बात तो आप मुझे ये बताओ कि दोपहर 2 बजे तक भूखा रहने की ज़रूरत क्या है? और जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो खाने पर ऐसे टूट पड़ो जैसे जंगली जानवर अपना शिकार देकर उस पर टूट पड़ते हैं। देखो भाभी, अभी इस घर में 2 वक्त खाना बनता है, लेकिन उस 2 वक्त में ही सब लोग ऐसे टूट पड़ते हैं जिससे उसके बाद कभी खाना मिलने ही नहीं वाला। हमें घर में सबको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी। हम अब से दिन में सबको 6 बार खाना देंगे। सबसे पहले सुबह उठकर ब्रेकफास्ट बनेगा, सब लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर उसके बाद 11 बजे सब लोग फ्रूट्स खाएंगे। फिर दोपहर में लंच, फिर इसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स और नट्स, फिर शाम की चाय के साथ स्नैक्स, फिर रात को हल्का डिनर, और सोने से पहले सबको 1-1 ग्लास दूध। इस तरह से दिन भर में थोड़ा थोड़ा खाते रहने से सबको अपनी भूख मैनेज करने का तरीका आ जाएगा, और ये लोग जानवरों की तरह खाना खाना बंद कर देंगे। तुझे लगता है तेरी बात कोई सुनेगा इस घर में? देखो भाभी, हम लोगों को स्ट्रिक्ट तो बनना पड़ेगा, वरना हम तो रोटी बेलते बेलते ही पागल हो जाएंगे एक दिन। अरे, हम इस घर की बहू हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारी ज़िंदगी रोटी बनाने का ठेका ले लिया है हमने। हमारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है क्या? यहाँ तो सुबह उठो तो दिमाग में बस रोटी ही घूमती रहती है। तो फिर ठीक है, तू ऐसा कर, सबका डाइट चार्ट बना दे। हम उसको किचन के दरवाजे पर लगा देते हैं और साफ साफ शब्दों में बोल देते हैं कि अब से खाना इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मिलेगा। ये 10-10, 20-20 रोटी खाने का समय अब चला गया। अगले दिन,
अरे बहू, ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा इतने सालों से चल रहा है वैसे चलने दो। अरे खाते हैं तो अपनी कमाई का खाते हैं, किसी को क्या तकलीफ़ है मेरे बेटों के खाने से। किसी और को क्या तकलीफ़ होगी माँ जी, हमें तकलीफ़ है क्योंकि बनाना तो हमें पड़ता है। हम दोनों ने मन बना लिया है कि अब या तो खाना इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बनेगा या फिर आप लोग अपने लिए कोई और इंतज़ाम देख लो। हम दोनों अब इतनी रोटी नहीं बना पाएंगे। दोनों बहुओं के बिगड़ते हुए तेवर को देखकर परिवार में सभी लोग बहू के टाइम टेबल के अनुसार खाना खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन सुबह, मालिनी, लाओ बेटा दिखाओ क्या नाश्ता बनाया है तुमने। बस बाबूजी 5 मिनट में ला रहे हैं। स्वादिष्ट गर्मा गर्म पोहे बनाए हैं। दोनों बहुएं डाइनिंग टेबल पर सबको थाली में पोहे परोस कर दे जाती है। अरे कविता और ले आओ भाई, इतना तो मेरे दांतों में ही चिपक गया। बस इतना ही मिलेगा आपसे। ये ठूस ठूस के खाने की आदत आप लोगों को छोड़नी है। नाश्ता नाश्ते की तरह ही किया जाता है और वैसे भी थोड़ी देर के बाद आप लोगों का सेकंड मील भी आ जाएगा। बहू की बात सुनकर आधे पेट खाकर ही बेमन से पूरा परिवार डाइनिंग टेबल से उठ जाता है। 2 घंटे बाद, माँ जी, बाबूजी, सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, आप लोगों की फ्रूट सलाद तैयार हो गई है। बहू की आवाज़ सुनकर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। अरे ये तू क्यों कहती है कि तूने खाने के लिए बुलाया है? ऐसा बोल के सूंघने के लिए बुलाया है, क्योंकि तुम लोग कुछ बनाते तो हो नहीं। 4-4 टुकड़े लाकर हमारे सामने रख देते हो। अब इसे खाए कि सूंघे? अरे माँ जी, फल तो ऐसे ही खाए जाते हैं ना। आपने कभी सुना है कि किसी ने 5 किलो सेब एक साथ खा लिए हो? अभी आप लोग फ्रूट्स खा लीजिए, थोड़ी देर के बाद आप लोगों की भूख शांत हो जाएगी। फिर उसके बाद मालिनी ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर रही, आप लोगों को वो खाने को मिलेगा। हाँ, ड्राई फ्रूट्स के नाम पर 2-2 बादाम लाकर रख देना हमारे सामने। आई पड़ी ड्राई फ्रूट्स वाली। माँ जी, हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं ना, वो पूरे परिवार की भलाई के लिए कर रहे हैं। आपने कभी सोचकर देखा है कि हमारे परिवार में रोटी के अलावा कोई और कुछ खाने की बात ही नहीं करता? ना तो हमारे डाइट में फ्रूट है, ना ड्राई फ्रूट्स, ना सूप, ना सलाद। बस दिन के दोनों टाइम 20-20 रोटियाँ और कटोरा भर की सब्ज़ी, यही नज़र आता है सबको। अगर स्वस्थ रहना है ना, तो हमें अपने डाइट में रोटी सब्ज़ी के अलावा फल, सलाद, दूध, हर चीज़ को थोड़ी थोड़ी मात्रा में शामिल करना चाहिए। और शुरुआत में आप लोगों को दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन थोड़े ही दिनों में आप लोगों को अपनी सेहत में सुधार दिखने मिलेगा। अरे बहुत अच्छे खासे हट्टे कट्टे हैं हम। बिना बात तुम दोनों परेशान हो रही हो। मैं तो कह रहा हूँ जैसा चल रहा था वही बढ़िया था। कम से कम पेट भर के खाना तो मिलता था। नहीं बाबूजी, खाना तो अब इस घर में हमारे अनुसार ही बनेगा। बहुत कर लिया आप लोगों ने अपनी मनमानी। रात को 10 बजे, छोटे तेरे फ़ोन में वो है क्या जिससे खाना मंगाया जाता है? जोमेटो की बात कर रहे हैं क्या बाबूजी आप? अरे हाँ वही बेटा। तो ऐसा कर, कुछ बढ़िया सा खाने के लिए मंगा दे। अरे तुम दोनों की बीवियों ने तो बस 2 रोटी दी है खाने के लिए। पेट में चूहे कूद रहे हैं मेरे तो। सही कह रहे हो बाबूजी आप, भूख से मेरी भी हालत ख़राब हो रही है। मैं अभी कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देता हूँ। दोनों भाई मिलकर जोमेटो से खाना ऑर्डर कर देते हैं। रात के 10:30 बजे मालिनी रसोई की सफाई और सबके लिए दूध गर्म कर रही थी कि दरवाजे की घंटी बज जाती है। बड़ी बहू दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने जोमेटो वाला डिलीवरी लेकर खड़ा है। अच्छा, तो ये लोग बाजार से मंगा कर खाना खा रहे हैं। लेकिन मैंने भी इनकी आदत ना सुधार दी तो मेरा नाम भी कविता नहीं। भैया, हम लोग तो खाना खा चुके हैं। आप ऐसा करिए, ये खाना हमारी तरफ से आप रख लीजिए। बुरा तो नहीं मानेंगे ना आप? अरे नहीं नहीं मैडम, कोई बात नहीं, थैंक यू। ये खाना मैं अपने घर ले जाता हूँ। कुछ देर बाद, अरे कविता, कुछ देर पहले घंटी बजी थी, डिलीवरी वाला खाना नहीं देकर गया क्या? डिलीवरी वाला खाना तो लाया था, लेकिन मैंने उसे वापस भेज दिया। आप लोग ये समझने की गलती मत करना कि हम घर में आपकी डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, इसका मतलब आप बाहर जाकर खाना खा लोगे। आज आपके पैसे वेस्ट हो गए। अगर चाहते कि आगे से ऐसा ना हो तो बाहर से खाना ऑर्डर करने की गलती मत करना। पत्नी की बात सुनकर वो बेचारा अपना सर पीट लेता है। लीजिए भैया, दूध पी लीजिए और आराम से सो जाइए। आपको पता है, गुनगुना दूध पीने से अच्छी नींद आती है। अरे यहाँ हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं और तुम्हें नींद की पड़ी है। खाली पेट तो मुझे नींद आने से रही। कोई बात नहीं, जैसे हमें 60 रोटी बनाने की आदत पड़ गई थी ना, वैसे ही थोड़े दिनों में आप लोगों को भी 3 रोटी खाकर पेट भरने की आदत पड़ जाएगी। परिवार के सदस्य बार बार कोशिश करते हैं कि वो छुप छुप कर बाजार का बना हुआ खाना खा ले, लेकिन हर बार वो दोनों बहुओं की पकड़ में आ जाते और इसी खींचतान के बीच 1 महीने का समय बीत जाता है। एक दिन, भैया वैसे अब मुझे महसूस होने लगा है कि भाभी और मालिनी ठीक ही कहती है। जब से हम लोगों ने ये हेल्दी खाना खाना शुरू किया है, शरीर बड़ा हल्का हल्का सा महसूस होता है।
वरना पहले मैं इतना खा लेता था कि बाद में गैस और एसिडिटी से पूरा दिन परेशान रहता था। अब पच ने तो जैसे सालों से मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा था, लेकिन अब ना बहुत अच्छा महसूस होता है। हाँ छोटे, थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन अब मुझे बिना ये डाइट प्लान अच्छा लगने लगा है। कविता और मालिनी के टाइम टेबल के बेनिफिट्स को देखते हुए सभी लोग हेल्दी खाना खाना शुरू कर देते हैं और दोनों बहुओं का 6 वक्त के खाने का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है।